नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। सुप्रीम कोर्ट लगातार विवादों में है और जब से ये सीजेपी के नेतृत्व में या फिर मैं कहूँ सीजेपी के आह्वान पर विरोधी पार्टियों ने जब से ये मूवमेंट किया है नीट वाला, तब से ऐसा लग रहा है कि अब पूरे देश का टारगेट सीजेआई है। ऐसा लग रहा है कि अब अपोजिशन को यह समझ में आ गया है कि भाई सरकार को टारगेट करने के अलावा जब तक सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट सिस्टम को टारगेट नहीं किया जाएगा और खास तौर से आज के सीजेआई ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत को जब तक टारगेट नहीं किया जाएगा तब तक उनका जेंजी या भारत तोड़ने का जो सपना है या फिर मैं कहूं कि भारत में आंदोलन करके सत्ता परिवर्तन या जंगल राज लाने का जो सपना है, डेमोक्रेसी खत्म करके सीधे सीधे सत्ता पर बैठने का जो सपना है, वो पूरा नहीं होगा। क्योंकि हर बार जब ये ऊधम मचाते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट आता है और सुप्रीम कोर्ट से अब कोई रिलीफ ऐसी गलत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। गलत रिलीफ का मतलब होता है कि हर बात में जो कुछ भी हो रहा है सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए। भाई सही बात में सरकार के खिलाफ क्यों खड़ी हो जाएगी? और आज के ऑनरेबल चीफ जस्टिस तो राष्ट्रवादी हैं, हरियाणा से आते हैं। हरियाणा वैसे ही राष्ट्रवादियों का प्रदेश में मानकर चलता हूं, क्योंकि पार्टीशन के समय पर जो हरियाणा ने रोल प्ले किया था वो किसी और राज्य के लिए उम्मीद नहीं की जा सकती कि वैसा कोई रोल प्ले किया होगा, और त्रासदियां भी सबसे ज्यादा उन्होंने झेली। इसके अतिरिक्त पंजाब और हरियाणा वो ऐसे राज्य हैं जहां आर्म फोर्सेस में देश को अक्षुण्ण रखने के लिए सबसे ज्यादा संख्या जाती है। अब चूंकि वो फौज में शामिल होते हैं इसलिए उनको प्रैक्टिकल अनुभव होते हैं, प्रैक्टिकल चीजें पता होती हैं, और जो कोई भी सेना में है देश भर से, जिसने भी सर्विसेज की हैं खास तौर से सिक्योरिटी फोर्सेस में, उनको ये बात मालूम है कि हकीकत में देश को अक्षुण्ण रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितना काम करना पड़ता है। और अब जैसे सूर्यकांत की अदालत में बहुत सारे मामले आए, बहुत सारे मामलों में जैसे वो एसआईआर का मामला लगातार आया, वो लगातार कहते रहे भाई देखो देश में छटनी तो होनी ही चाहिए और ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। कभी बांग्लादेशियों को संरक्षण का मामला आया तो सीजेआई कहते रहे कि संरक्षण बांग्लादेशियों को नहीं दिया जा सकता, उनके लिए जो घुसपैठी हैं उनके लिए रेड कारपेट नहीं बिछाया जा सकता है, उनको यहाँ सुविधाएं नहीं दी जा सकती, उनको बाहर जाना होगा। अरवन नक्सल के मामले में या नक्सलवादी सोच के मामले में जो बात बार बार अदालत में आई तो वो लगातार कहते रहे भाई सोच बदलो, आप भारत को भारत की तरह आप देखिए। यहां तक कि इंटरनेशनल मंचों पर भी ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने यही कहा कि हम भारत का अपना ज्यूरिस्प्रूडेंस डेवलप करेंगे। भारत का अपना ज्यूरिस्प्रूडेंस है और भारत के अपने ज्यूरिस्प्रूडेंस के अनुसार ही भारत में निर्णय होने चाहिए। यहां तक कि उन्होंने जजेस एकेडमी को भी डायरेक्शन दे दिया और कहा अपने सिलेबस पर ध्यान दीजिए, आप भारत के प्रेसिडेंट को वहां सामने रखिए, भारत के इतिहास को सामने रखिए, भारत के सिस्टम को सामने रखिए, लेकिन आप ये विदेशी प्रेसिडेंट के आधार पर भारत में जजमेंट करना चाहते हैं, ये भारत की न्याय प्रणाली के लिए अच्छा नहीं है। भारत का अपना स्वभाव है, भारत का अपना तरीका है, भारत की भूमि का अपना एक कल्चर है। इस कल्चर को प्रिजर्व करते हुए ही भारत में न्याय व्यवस्था लागू हो सकती है। भारत में विदेशी या इस्लामिक, खासतौर से इस्लामिक शासन जब भारत पर रहा तो वो इस्लामिक पद्धतियों के आधार पर भारत नहीं चलाया जा सकता, और ना ही यूरोपियन या अमेरिकन मॉडल पर भारत चलाया जा सकता। भारत संसार में एक यूनिक देश है, यूनिकता के साथ उसको चलाया जाना चाहिए। ये विवाद कैसे आया इसको समझते हैं। हम सब जानते हैं कि एक सज्जन सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, उन्होंने कुछ वीडियो दिखाने की कोशिश की थी चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस ने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फिर उन्होंने कहा मेरे पास ये सब बातों के लिए समय नहीं है। हकीकत यह है कि वो मामला अनौपचारिक रूप से कोर्ट को बताया जा रहा था। कोर्ट को अनौपचारिक, बिना किसी पिटीशन के, बिना किसी एप्लीकेशन के, बिना किसी उसके, सीधे कोर्ट में जाकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा साहब आई वांट टू शो यू सम वीडियोस। हम सब जानते हैं न्याय प्रणाली में साक्ष्यों का होना आवश्यक है और पिटीशन का भी, और आपकी पिटीशन में जो आपने ग्रीवांस लिखी हैं उनका भी होना आवश्यक है। कोर्ट किस पर डिसाइड करेगा? चलते फिरते डिसीजन देगा क्या? कोर्ट को स्यू मोटो भी अगर कॉग्निजेंस लेना पड़ता है तो एक एमिकस क्यूरे अपॉइंट करता है, यानी कि कोर्ट की सहायता के लिए एक वकील अपॉइंट करता है, वो रिसर्च करके कोर्ट के पास लाता है, और इसके अतिरिक्त कोर्ट वो सभी पहलू जो कानूनी प्रेसिडेंट के हैं वो सभी को देखता है, वो इन
पर क्यूरियम डिसीजन नहीं दे सकता, यानी कि पुराने उद्धरणों को और कानून के एब्सेंट में डिसीजन नहीं दे सकता। ये तो नया कानून बनाएगा, लेकिन पिछले वालों से घुमाकर 100, 200, 500 पेज का कुछ लिखता है, तब कहीं कानून बनाता है। जिस कोर्ट की ये चाल हो, अन्यथा क्या है, सभी जजेस अपने हिसाब से डिसीजन देने लगेंगे। कोई भी किसी की अदालत में जाकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा साहब ये हो गया, तो वो कहेगा मैं आदेश कर देता हूं, बिना पिटीशन के, बिना उस पर बहस के, बिना दूसरा पक्ष जाने किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए सीजेआई ने उस समय भगा दिया। अब ये स्टेटमेंट देश भर में बड़ा बवाल किया। छात्रों के जो उद्दंगित छात्र थे, जो बिगड़े हुए छात्र जिनको मैं कह लेता हूं, जो उन्दलित छात्र थे, जो सभ्यता भूल गए थे, जो देश की परंपरा भूल गए, जो देश का वातावरण भूल गए, जो अपने पूर्वजों के संस्कार और संस्कृति को भूलकर जंतर मंतर पर वो नारे और वो बातें लड़कियां कर रही थीं जिनको सुनना भी किसी पेरेंट को अच्छा नहीं लगेगा। उनके मां बाप को भी इस बात की ग्लानि हुई होगी कि वाकई में हमने बच्चों की परवरिश कैसे की। ये कैसे बात करते हैं प्रधानमंत्री की मां के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, या प्रधानमंत्री ना भी होता, किसी भी व्यक्ति के लिए, कोई छोटे से छोटा व्यक्ति होता, कोई सबसे निकृष्ट देश का व्यक्ति होता, राहुल गांधी ही होते, जैसे मैं कहूं सबसे निकृष्टों में राहुल गांधी समझ में आते हैं, तो राहुल गांधी ही अगर होते, उनके लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्या मां बहन की गालियों के साथ किया जा सकता है? ये एक विचारणीय प्रश्न है। उनके मां बाप को भी बहुत कष्ट हुआ होगा, अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले वालों को बहुत कष्ट हुआ होगा। इसीलिए ये जब बच्चे वापस गए तो रास्ते में ये भी देखा गया कि उनके मोहल्ले वालों ने उनको चपतियाना शुरू किया। चपतियाना मतलब चपत मार मार के बताना शुरू किया कि तुमको इसलिए पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था, तुम पूरे मोहल्ले की, पूरे इलाके की, पूरे गांव की बेइज्जती करके आए हो इंटरनेशनली। तुमने गांव का नाम रोशन तो नहीं किया, लेकिन तुमने बर्बाद जरूर कर दिया नाम भारत का, अपने गांव का नाम नीचे जरूर डुबो दिया। अब ये सारे प्रकरण चल रहे हैं, मीडिया में तमाम तरह की बातें चल रही हैं, और सोशल मीडिया का तो क्या कहना। सोशल मीडिया पर किसने कौन सी स्टोरी कैसी बना दी और क्या चला दी, कुछ पता नहीं। कौन सी कड़ियां जोड़कर क्या चला दिया। जैसे मैं कहता हूं मैं बिटवीन द लाइंस पढ़ता हूं, तो मैं बिटवीन द लाइन पॉजिटिव पढ़ता हूं, कोई बिटवीन द लाइन नेगेटिव भी पढ़ता है। मैं कहता हूं कि मैं बिना फाइल के बात नहीं करता, जब तक कोई कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंट हमको नहीं मिलता। बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं ये विषय है, ये विषय, लेकिन जब तक मुझे कोई कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंट नहीं मिलता, किसी के बयान के आधार पर मुझे मालूम है, आपको मालूम है, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, मुझे दीजिए। मैं उसके बाद ही अपनी टीम से कहता हूं इसको एक्सप्लोर करो और ढूंढो और ढूंढो, और उसके बाद कहीं हम एक मंतव्य बना पाते हैं और उस पर स्टेटमेंट देते हैं। अब मैं तो रिसर्च करके स्टेटमेंट देता हूं, बहुत सारी एनर्जी, ये जो तमाम तरह के लोग खड़े होकर कुछ भी बयान देना शुरू कर देते हैं, उनको ना तो पैसा खर्च करना पड़ता है, ना ही मेंटेनेंस करना पड़ता है, ना ही पीछे से कुछ काम करना पड़ता है। आए, खोला और बोला और चले गए, और उनको वो अच्छी अच्छी गालियां दी ताकि लोगों को अच्छा लगे, लोग वो गालियां सुनने के लिए ही वो उसको आगे बढ़ाए। एनालिटिक्स भी कुछ ऐसी है, जो एल्गोरिथम की बात अभी पार्लियामेंट ने पीछे कही थी, फेसबुक की, यूट्यूब की, सबकी एल्गोरिथम भी ऐसी है कि इन चीज़ों को वो बढ़ावा देते हैं, प्राइम मिनिस्टर की वीडियो पीछे फेंक देते हैं। हम लोग जो रिसर्च करके काम करते हैं, बहुत धन खर्च होता है, जिस पर बहुत बड़ी टीम लगती है, उस पर काम होता है, उसके बाद कहीं हम स्टेटमेंट देते हैं, तब लोग मुझ पर भरोसा करते हैं कि मैंने कह दिया का मतलब यह है कि यह बात 100% सच होगी। उसकी जो एनालिटिक्स है वो छोड़ दीजिए, एनालिसिस की है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन कंटेंट की गारंटी लेता हूं कि वो 100% सही होगा। इसलिए जनरली लोग मुझे ये कहते हुए फॉलो करते हैं कि भाई आपने कहा है मतलब सच होगा। मैं इतना विश्वास करता हूं सच होगा, क्योंकि आप बड़ी टीम आपके पास रहती है और वो रिसर्च करके उसको सामने लेकर आती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सोशल मीडिया के जमाने में कुछ भी चलेगा और कुछ भी हो जाएगा। अब देखिए ये विकरण को समझ लीजिए। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने जोधपुर में एक वाइस चांसलर, एनएलयू के वाइस चांसलरों का एक सम्मेलन था, 2.0 उसको कहा गया, तो वो कॉन्क्लेव में उनको बुलाया गया। कॉन्क्लेव में वो आए और उन्होंने अपना बयान दिया। अब मजे की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से नालसार को लेकर उनके प्रति अभद्र टिप्पणियां की गई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने कुछ लेटर लिख दिए, उस लेटर पर प्रतिक्रिया आ गई, पूरे देश भर में तमाम तरह की चिट्ठियां चल गईं, पूरे देश में वकीलों के ग्रुपों और स्टूडेंट्स ने आकर मीडिया के सामने बयानबाजी कर दी, खूब उनका बढ़ा भी, और एक स्टोरी, एक फेक स्टोरी तैयार हो गई। मामला क्या था? मामला ये था कि नालसार के 400 बच्चों ने एक विरोध प्रदर्शन शुरू किया। बोले सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
नालसार में नहीं आएंगे। अब देखिए, ये तो बात सोचने की है कि नालसार के बच्चे, जो अभी बच्चे हैं, वो अपने पितामह को कह रहे हैं कि तुम घर में नहीं घुस सकते, तुम यहां घुस नहीं सकते। क्यों नहीं घुस सकते? क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं, हम ज्यादा काबिल हैं, तुम काबिल नहीं हो। अब उसका विषय उन्होंने ये उठाया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने छात्रों के ऊपर बर्बर लाठी चार्ज को लेकर ये कह दिया था कि नहीं, छोड़ो, हटाओ, नहीं सुनेंगे। अच्छा, छात्रों के विषय में जो पार्लियामेंट के में घुसने जा रहे हों, उनको रोकना दायित्व तो था कि नहीं था? इस विषय पर मेरी तब से लेकर आज तक, मैं समझता हूं 20-25 दिन हो रहे हैं, तब से लेकर आज तक इतने लोगों से मैं मिला और सबने यह कहा कि आपने यह आंदोलन होने क्यों दिया? आपने मतलब सरकार ने ये आंदोलन होने क्यों दिया? इन बच्चों को, ये बच्चे नहीं थे, इनकी ग्रीवांसेस थी, ये कोर्ट जाते, इनके प्राधिकरण हैं, प्राधिकरण में जाते। यहां जंतर मंतर पर खड़े होकर पार्लियामेंट की तरफ जाने का क्या मतलब है? सरकार ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। मैं कह रहा हूं, 100 लोगों से अगर मिला होऊंगा तो 100 के 100 ने यही बात कही। एक आध कोई बच्चा था जिसने, एक आध कोई व्यक्ति था जिसने कहा नहीं, बच्चों का भविष्य था। अन्यथा 100 में से 100 लोगों ने मुझसे यही कहा कि ये तो बढ़ाना, ये सरकार ने ही बढ़ाया था, और सरकार इसको न बढ़ने देती तो कुछ ना होता, और सरकार ने ये अनुमति क्यों दी, सरकार ने ये होने क्यों दिया? सरकार इसको बढ़ा रही थी। अब वो तमाम तरह के, वो धर्मेंद्र प्रधान को सरकार हटाना चाहती थी, धर्मेंद्र प्रधान को ऐसा करना चाहती, तमाम तरह के व्यूज आए। खैर, अभी सवाल यह है कि उस विषय को लेकर नालसार के बच्चों ने प्रदर्शन कर डाला, मैं बयान दे दिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा, जो कि मोदी जी के बड़े समर्थक माने जाते हैं, वो राज्यसभा के सदस्य भी हो गए इन्हीं चक्करों में। उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी नालसार को। उन्होंने चिट्ठी ये लिखकर कहा कि पहले इस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, ये कौन से बच्चे हैं। नालसार में जिस इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं उसमें 1400 बच्चे हैं टोटल, उनमें से 400 बच्चों ने ये कहा। तो उन्होंने कहा कि ये पता किया जाए कि ये कौन से बच्चे हैं, इन बच्चों को चिन्हित करके एक सूची भेजी जाए, इनको कोर्ट में प्रैक्टिस करने से हम रोक देंगे। क्योंकि अगर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सम्मान नहीं कर सकते, वो कोर्ट में क्यों आएंगे? जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत की न्याय प्रणाली पर विश्वास नहीं है, उसको कोर्ट में प्रैक्टिस करने की जरूरत क्या है? उनको प्रैक्टिस नहीं करने देंगे, हम उनको बार कर देंगे। ये चिट्ठी मनन कुमार मिश्रा की जब गई, तो चिट्ठी जाने के बाद बवाल होना स्वाभाविक था। सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन, तमाम सीनियर एडवोकेट्स की एसोसिएशन, देश भर में छोटे छोटे अनरिकॉग्नाइज्ड ग्रुप में, बार काउंसिल ऑफ, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल तो रिकॉग्नाइज्ड है, अनरिकॉग्नाइज्ड ग्रुप्स जो वकीलों ने अपने बना रखे हैं, जिनको रिकॉग्निशन नहीं है बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के तहत या फिर एडवोकेट्स एक्ट के तहत, वो तमाम चिट्ठियां पत्रियां लिखने लगे। ये तो हमारे यहाँ अवार्ड वापसी गैंग और तमाम ये सब चलते ही हैं। इन्होंने चिट्ठियां पत्रियां लिखनी शुरू कर दी। मीडिया के उस खेमे ने, जो इनको पसंद करता है, जो विवाद को बढ़ाना चाहता है, उन्होंने और बढ़ा दिया। मैंने कहा टारगेट सुप्रीम कोर्ट था। इससे पहले भी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है जिसमें उन्होंने कहा सिस्टमैटिक तरीके से टारगेट करके सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, एक बात तो समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में कोई मामला आया है तो दो पक्ष होंगे, दो में से एक ही उनका समर्थक होगा। 50% तो उनकी बुराई करेंगे ही करेंगे। 50% तो कोर्ट को ये तो गलत बताएंगे या फिर ये जरूर कहेंगे कि माननीय कोर्ट की बात स्वीकार है लेकिन कोर्ट ने ऐसा कर दिया। तो 50% लोग तो ऐसा कहेंगे ही जो कोर्ट के व्यू से सहमत नहीं हुए, चाहे वो पॉजिटिव वाले हों, चाहे नेगेटिव, चाहे लेफ्ट फ्रंट हो, चाहे वो राइट विंग हो, वो उनमें से एक ग्रुप तो ऐसा कहेगा ही। इसलिए तमाम तरह के लोग तमाम तरह के स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन सच ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक के पक्ष में तो डिसीजन दिया ही होगा, वो तो खुश हो गया होगा। लेकिन ये एक प्रक्रिया है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी जजेस अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉलेजियम सिस्टम बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब सिस्टम अच्छा ही चल रहा है। वो जजेस खुद भी कहते रहते हैं कि बहुत सारी कमियां हैं, वो बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते रहे कि बहुत सारी कमियां हैं जिनको ठीक करना आवश्यक है। लेकिन एक सिस्टम है, उस सिस्टम को शिवाजी महाराज तो इस समय है नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना करी, पूरे सिस्टम को पलट दिया। अब इस समय कहां शिवाजी महाराज ने पूरे सिस्टम को पलट देंगे और हिंदवी स्वराज की स्थापना कर देंगे और कहेंगे कि पुराने वाले सिस्टम को, अंग्रेजी सिस्टम को खत्म करते हैं और नया हिंदवी सिस्टम शुरू कर देते हैं। वो अंग्रेजी सिस्टम अभी भी चल रहा है और उसी के आधार पर लोग अपना ये सब कुछ करते रहते हैं।
अब ये सब कुछ हो गया तो मनन कुमार मिश्रा मतलब सुप्रीम कोर्ट की अदालत में ये मामला पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये हमारे और बच्चों के बीच की बात है, नालसार के बच्चे और हमें कुछ कह रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं, इसमें बार काउंसिल को बीच में पढ़ने की क्या जरूरत है। हालांकि मेरा मानना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया चूंकि रेगुलेटिंग बॉडी है, वो कोर्ट के लिए भी जो जजेस बनते हैं उनके लिए भी रेगुलेटिंग बॉडी, क्योंकि बार और बेंच एक ही होता है, जो एडवोकेट है वही जज बन सकता है। और अभी तो लोअर लेवल पर भी जो एडवोकेट 3 साल की प्रैक्टिस कर चुका हो वही जज बन सकता है। बेसिकली हर एक जज एक एडवोकेट होता ही है, और हर एडवोकेट बनने से पहले विद्या यानी कि शिक्षण प्रणाली में जाता है, और वो शिक्षण प्रणाली को भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही रिकॉग्नाइज करती है। नालसार जैसे इंस्टीट्यूटों को भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही रिकॉग्नाइज करती है, उसका सिलेबस भी तय करती है। इसलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ए से लेकर जेड तक सबकी बॉडी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यह तय करने का अधिकार है कि हमारे कोर्ट में कौन प्रैक्टिस करेगा कौन नहीं करेगा। अगर वो डिस्क्रिमिनेटरी है तो कोर्ट उसको कह दे। हालांकि चीफ जस्टिस ने कहा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरा मानना था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का डोमेन बनता है इस विषय पर कि अगर उनके विद्यालयों में कुछ गलत हो रहा है तो उन विद्यालयों को नजीर पेश करें, उनको रेगुलेट करें। बच्चे पढ़ने आए हैं तो वो पढ़ें, पढ़ने के अलावा दूसरे काम तब करें जब वो अदालत में आने लगे, लेकिन जब पढ़ते समय सिर्फ पढ़ाई करें, नहीं तो उनका करियर खराब हो ही जाएगा, खत्म हो जाएगा। और कहीं विद्यालयों में ये सब चलने लगा तो भारत ही की अस्मिता पर यह प्रश्न खड़ा हो जाएगा। इसलिए जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी ही रहे, और जो नेता है वो नेता बना रहे, जो आंदोलनकारी है वो आंदोलनकारी बना रहे, जो आंदोलनजीवी है वो आंदोलनजीवी बना रहे, कोर्ट को कोर्ट बना रहने दो, तभी सबकी भलाई है। हालांकि थोड़ा बहुत इंटरवेंशन एक दूसरे में होता है, और अपना जो बयान है, आपकी जो इच्छा है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो सामने आती है। लेकिन मजे की बात यह है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इस लेटर के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने क्या किया कि वो लेटर वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया, और विड्रॉ करने के बाद उन्होंने माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं बार काउंसिल के बच्चों से, मैं नालसार के बच्चों से माफी मांगता हूं जिनके लिए मैंने ऐसा लिखा, क्योंकि चीफ जस्टिस भाई सबको प्रैक्टिस, उनका फॉर्मूला देखिए, उनके लिए भी वही था और खुद के लिए भी वही था। उनके लिए मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कह दिया वही फाइनल है, और मेरे लिए भी, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के नाते भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर कह रहा है बार काउंसिल को दूर रहना चाहिए, तो हम चुप हो गए, हम नहीं उसमें पढ़ रहे, हम माफी भी मांग रहे हैं। अच्छा, ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद लोगों ने कहा कि भाई कमजोर प्रेसिडेंट है और ये है वो है, इनको हटाना चाहिए, जाना चाहिए, आना चाहिए। कल वीसीज की कॉन्क्लेव था, यानी कि देश भर के वाइस चांसलर्स का, खास तौर से एनएलयूज के वाइस चांसलर का, जिसकी क्लैट का एग्जाम होता है, उनका जोधपुर में एक कॉन्क्लेव था। उस कॉन्क्लेव में चीफ जस्टिस ने क्या कहा? चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने तो कभी इनविटेशन स्वीकार ही नहीं किया। भाई जो विरोध की बात आती है कि भाई वो विरोध कर रहे हैं, मैं वहां जाऊं और जहां कर रोक दिया जाऊं और वो बच्चे उसमें शामिल नहीं होंगे, बच्चे, भाई जब मेरे पास मैं इनविटेशन ही नहीं, मुझे जाना ही नहीं है वहां, तो रोक कैसे दोगे? अब देखिए, एक फेक नैरेटिव के आधार पर यह पूरी स्टोरी बनी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीच में कूद पड़ा, माफी मांगनी पड़ी, दुनिया भर का भवेला 4 दिन से हो रहा है, और चीफ जस्टिस ने फाइनली कल कह दिया एक कॉन्क्लेव में कि भैया मैं तो वहां जाने वाला नहीं था, मैं वहां कभी जाने वाला नहीं था, मैंने उनका इन्विटेशन स्वीकार ही नहीं किया। अब इनविटेशन मिला था कि नहीं मिला था ये पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा मैंने तो वहां जाना ही नहीं था, मैंने जब उनके दीक्षांत समारोह में जाना ही नहीं था, तो ये क्या बात, सब बवाल चल रहा है। अब मुझे जब ये सुना कि जी बार का चीफ जस्टिस ने ये कह दिया, तो हमें लगा कि हमारे देश में बात का बतंगड़ खड़े करने वालों की कोई कमी नहीं है, और सिर्फ ये बात का बतंगड़ खड़ा करके देश में कुछ दिन चलाया जाए, बच्चों को भड़काया जाए, देश के जेनजी को भड़काया जाए, जेन अल्फा बीटा को पेट में से ही कुछ अंदर इंजेक्शन लगाकर भड़का दिया जाए, ताकि कुछ तो काम हो उनका। नेपाल जैसा या बांग्लादेश जैसा कुछ तो हिले। मोदी सरकार बिल्कुल अंगद के पैर की तरह गड़ाए खड़ी है पैर। उनके अंगद के पैर को हिलाने के लिए रावण भी नतमस्तक होने को तैयार है। रावण तो आप समझ रहे हैं मैं किसको कह रहा हूं। रावण भी नतमस्तक होने को तैयार है कि किसी तरह से अंगद की पैर की तरह गड़ी हुई ये सरकार जो भाजपा की है, इसको कैसे हिलाया जाए। सारे प्रयास विफल होते जा रहे हैं। ये भी प्रयास करके देख लिया, लेकिन बाद में पता लगा ये पूरा नैरेटिव और स्टोरी। क्या मनन कुमार मिश्रा ने पहले पता करने की कोशिश की थी कि चीफ जस्टिस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? उनको पता करना चाहिए। उन बच्चों ने पता किया कि उनके इस कॉलेज में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ रहे कि नहीं आ रहे? पता करना चाहिए। और मैं समझता हूं ये तो फेक नैरेटिव बनाया गया होगा और बाद में ये सब खुद पड़ा है।
क्या क्या हो रहा है हमारे देश में, ये सब दिख रहा है सोशल मीडिया पर। उसको ही फॉलो करिए जिसके विषय में आपको पता हो कि ये तथ्य तोड़ मड़ोड़ कर या फिर इनको मिसगाइड नहीं करते, केवल देश में तथ्यों को रखते हैं, देश को एकजुट बनाने का प्रयास करते हैं, जो हम सबका दायित्व बनता है। इसीलिए मैं आपसे लगातार आग्रह तो नहीं करता, लेकिन आज जरूर कह रहा हूं कि अपना देख लीजिएगा, आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो कहीं डीसब्सक्राइब तो नहीं कर दिया गया है। अगर कर दिया गया है तो एक बार फिर से प्रयास कर लीजिए, और नहीं किया है तो फिर से कर लीजिए। बाकी सब भगवान देख ही रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।